हाइफन डाल के लिखना, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हाइफन डाल के लिखेंगे, ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ, breathing is the process of inhaling fresh air, inhaling fresh air, inhaling of fresh air लिखना, inhaling of fresh air and exhaling of foul air, FOUL, foul air, with the help of two types of respiratory muscles, with the help of two types of respiratory muscles, with the help of two types of respiratory muscles, हाइफन डाल के लिखना, ribs or chest muscles, ribs or chest muscles, and diaphragm, DIAPHRAGM, ये दोनों मसल्स आपके इन्वॉल्व होंगे ब्रीदिंग में, ठीक है। फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखे हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑफ फ्रेश एयर एंड एक्सहेलिंग ऑफ फाउल एयर विद द हेल्प ऑफ टू टाइप्स ऑफ मसल्स, एक है आपका रिब्स या चेस्ट मसल्स एंड सेकेंड इज डायफ्राम, ठीक है। ओके, सबसे पहले इनहेलेशन लिखना नीचे ए करके, इनहेलेशन, इनहेलेशन में इन मसल्स का क्या होता है पहले अपन देखते हैं, इनहेलेशन when we inhale fresh air, ठीक है, तब इन मसल्स का क्या होगा, ठीक है, इसमें हाइफन डालो, it is the process of intaking of, it is the process of intaking of, it is the process of intaking of fresh atmospheric air, fresh atmospheric air, fresh atmospheric air, और ये फ्रेश एटमॉस्फेरिक हम लेते हैं नॉस्ट्रिल से और पहुंचती आखिरी कहां तक है, व्हाट इज द लास्ट पॉइंट, एल्वियोलाई। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शनल यूनिट क्या होगा, एल्वियोलाई, क्योंकि एल्वियोलाई ही है जो इस ऑक्सीजन को कंटेन करता है और यही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्सचेंज करेगा, क्योंकि वही आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो जाता है एल्वियोलाई में, उसके आगे लंग्स में और आगे अपन कोई पार्ट नहीं पड़े, राइट, लास्ट पार्ट वाज एल्वियोलाई ओनली, उसके बाद और कोई डिवीजन नहीं है। वहीं आपके ब्लड वेसल्स आएंगे, कैपिलरीज, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो जाएगी, ऑक्सीजन ब्लड कैरी करके सेल्स तक लेके जाएगा, और व्हाट, और सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर, वही जो रिएक्शन अपन पढ़े थे पहली क्लास में रेस्पिरेशन के, पढ़े थे ना, जहां पे O2 आपके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहा था इन CO2 और H2, ये दोनों प्रोसेस कनेक्टेड है ना, वो O2 घूमने थोड़ा जा रहा है, उसका एक काम है ना सेल के अंदर, राइट। हाँ चलो, तो क्या लिखिए, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फ्रेश एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द लंग एल्वियोलाई, into the lung alveoli full stop. It involves contraction of respiratory muscles, contraction of CONTRACTION, contraction of respiratory muscles। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, है ना, आपके मसल्स सिकुड़ जाते हैं, और रिलैक्स होने का मतलब रिलैक्स, जैसे कभी देखना कोई मोटा रहता है तो ऐसा रहता है, तो ताकि मैं पतला दिखूं, है ना, तब कभी सांस तो ले ले, है ना, रिलैक्स हो गए तो, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हो गया सिकुड़ना, है ना, और आपकी
रिलैक्सेशन का मतलब हो गया मतलब नॉर्मल पोजीशन पे रिलैक्स्ड है, ठीक है। तो क्या लिखे? इट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स ड्यू टू विच ड्यू टू विच ड्यू टू विच अब दो चीजें लिखना। क्या होता है जब आपका रेस्पिरेटरी मसल्स यानी कि लंग्स का जो मसल्स है वो जब सिकुड़ते हैं ना तो अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, लंग्स के अंदर का प्रेशर। बाहर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, इसलिए एयर अंदर की तरफ रश करती है। उससे क्या होगा? आपके लंग्स स्वेल होंगे, उसके कारण ही डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा और छाती फूल जाएगी। रिब्स विल कम अपवर्ड, ऊपर भी आएगी, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। तो ड्यू टू विच, फर्स्ट पॉइंट लिखना, ड्यू टू विच diaphragm is lowered diaphragm is lowered, नीचे दब जाएगा क्योंकि सिकुड़ने के कारण एयर अब भराई के अंदर तो वो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। लोअर्ड एंड becomes flat becomes flat becomes flat and second लिखना, second ribs move upward and outward, ribs moves upward and outward, ऊपर भी उठती है और बाहर भी निकलती है, राइट। क्लियर है ये? ओके, नीचे लाइन में लिखो ये दो टाइप के मूवमेंट होने वाले हैं। हमने लिखा ना ऊपर दो मसल्स का मूवमेंट होगा, एक रिब्स और चेस्ट मसल एंड सेकंड इज डायफ्राम, ठीक है। दोनों का मूवमेंट इनहेलेशन के समय ऐसा होता है, ठीक है। ओके, ड्यू टू दीज मूवमेंट्स, नीचे लाइन में, ड्यू टू दीज मूवमेंट्स due to these movements thoracic cavity thoracic thoracic cavity increases in all direction, increases in all direction, क्योंकि छाती चौड़ी हो रही है ना तो इसका एरिया बढ़ जाएगा, increases in all direction which causes expansion of lungs, which causes expansion of lungs and decreases the air pressure inside the lungs, and decreases the air pressure inside the lungs, decreases the air pressure inside the lungs, then the atmospheric pressure, then the atmospheric pressure, मतलब लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कम है और बाहर एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर ज्यादा है, then the atmospheric pressure. So stop. To equalize this pressure, to equalize this pressure, to equalize this pressure, आप लोगों ने वो लैंड ब्रीज सी ब्रीज पढ़ा है ना 8th क्लास में कि लैंड ब्रीज कब चलती है, क्यों चलती है, सी ब्रीज कब चलती है। तो वहां पे ये होता है ना कि एक जगह की एयर गर्म होकर ऊपर चले जाती है, मेकिंग दैट एरिया लो प्रेशर एरिया, फिर हाई प्रेशर एरिया से विंड जो है वो एयर जो है वो रश करते हुए उस एरिया में आती है, उसे यहाँ पर एक कोई टाइप की ब्रीज बोलते हैं। अगर वो लैंड से सी में जा रही है या सी से लैंड की तरफ आ रही है, डिपेंडिंग अपॉन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, पढ़े है ना। वहां भी एयर का ही प्रेशर कम था, एक तरफ एयर का प्रेशर ज्यादा था, वैसे यहाँ पे भी लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, दैट इज व्हाई नॉस्ट्रल में एयर रश करके अंदर जाएगी, ठीक है। To equalize the pressure, the fresh air rushes into the lungs. The fresh air rushes into the lungs into the lungs
This is called inspiration. This is called inspiration. Inhalation या inspiration दोनों बोल सकते हैं. This is called inspiration. INSPIRATIO. और अंदर हो जाने के. ठीक है. चलो. सेकेंड पॉइंट एक्सेलेशन. ये अपन इनहेलेशन के बारे में बात कर रहे थे जिसमें आपके डायफ्राम और लिप्स का ऐसा मूवमेंट है. सेकेंड प्रोसेस एक्सेलेशन. सेकेंड प्रोसेस हो गया आपका एक्सेलेशन. ठीक है. इसमें हाइफन डाल के लिखना. It is the process of expelling of foul air out of the body. It is the process of expelling foul air out of the body, and it involves relaxation of respiratory muscles. And it involves relaxation of respiratory muscles. Respiratory muscles. तो ये जब आपके रिब्स और डायफ्राम अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे, मतलब डायफ्राम का ओरिजिनल पोजीशन ऐसा ही होता है डोम शेप में, ओरिजिनल. ठीक है. ठीक है. तो अब जब अभी ये फ्लैट हो गया था because of contraction of respiratory muscles, ये फ्लैट हो गया था. अब जब ये रिलैक्स होगा तो ये ऊपर जाके आपके दोनों लंग्स को क्या करेगा, पुश करेगा, दबाएगा इधर से. समझ रहे हैं? जिससे आपकी एयर जो है वो बाहर की तरफ रश करेगी. ठीक है. अब अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पुशिंग. ठीक है. तो क्या लिखे हैं? एंड रिलैक्सेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स. क्या लिखूं? सेंटेंस पढ़ना. इन्वॉल्व्स हो गया ना. ठीक है. इट इन्वॉल्व्स रिलैक्सेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स. ड्यू टू विच अब जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे थे ना, वैसे 2 पॉइंट ऑपोजिट हो गया. पहला क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या था? डायफ्राम इज लोअर्ड एंड बिकम्स फ्लैट लिखे थे ना. तो अब क्या हो जाएगा? डायफ्राम इज लोअर्ड, उसका ऑपोजिट क्या होगा? लोअर का अपोजिट रेज हो जाएगा, रेज्ड, ऊपर. डाउनवर्ड का अपोजिट अपवर्ड होता है ना. लोअर्ड का मतलब रेज्ड. तो डायफ्राम इज रेज्ड, RAISED, रेज्ड एंड बिकम्स डोम शेप. बिकम्स डोम. ना मंदिर का जैसे ऊपर डोम. एंड बिकम्स डोम शेप. इसका क्या होगा उल्टा पॉइंट? राइट नहीं, रिब्स है. रिब्स मूव अपवर्ड का हो जाएगा डाउनवर्ड, और आउटवर्ड का हो जाएगा इनवर्ड. लिख लो. रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड. ठीक है. ये दोनों अंदर की तरफ का मूवमेंट है ना. डायफ्राम भी ऊपर आ रहा है और रिब्स भी अंदर जा रही है. मतलब इससे तो आपका एरिया डिक्रीज होगा. जैसे इसके पहले, उसके पहले क्या हो रहा था कि आपके चेस्ट का पूरा एरिया इंक्रीज हो रहा था. अब क्या हो रहा है? ये दोनों आपके रिब्स और डायफ्राम रिलैक्स हो रहे हैं, तो ये दोनों अंदर की तरफ जा रहे हैं, जिससे आपके चेस्ट का रीजन एरिया कम हो रहा है. ठीक है. तो ड्यू टू दीज मूवमेंट्स, नेक्स्ट लाइन में, ड्यू टू दीज मूवमेंट्स, ऊपर क्या लिखे थे इसमें? ड्यू टू दीज मूवमेंट्स के बाद देखो, वैसे ही लाइन लिखनी है पूरी. क्या लिखे थे? ड्यू टू दीज मूवमेंट्स. लिखा हुआ दिख रहा है ऐसा कुछ? हाँ. थोरैसिक कैविटी, वहां क्या लिखे थे? इंक्रीजेस. यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिक्रीजेस. थोरैसिक कैविटी डिक्रीजेस इन ऑल डायरेक्शंस. देखना भाई क्या सोच रहा है. thoracic cavity decreases in all directions, which compresses the lungs,
which compresses the lungs and increases the pressure inside the lungs. कंप्रेस होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा लंग्स के अंदर. And increases the pressure inside the lungs, then the atmospheric air. ऊपर के सारे ऑपोजिट पॉइंट लिख रहे हैं इसमें. फॉलो कर रहे हो आप लोग सब? श्योर लिख रहा है? यस सर. ठीक है. फिर अगला लाइन क्या था ऊपर? तो इक्वलाइज द प्रेशर. वहां क्या लिखे थे कि एयर रश होके अंदर जाएगी लंग्स के. अब क्या होगा? टू इक्वलाइज द प्रेशर द एयर, फाउल एयर लिख रहे हैं उसमें. ठीक है. द फाउल एयर रशेस आउट ऑफ द लंग्स. द फाउल एयर रशेस आउट ऑफ द लंग्स. ठीक है. वहां लास्ट टाइम क्या लिखे थे? दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन था ना. यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या होगा उल्टा? अरे ये वो वाला इंस्पिरेशन नहीं है कि अपन इंस्पायर कर रहे हैं, है ना. इंस्पिरेशन मतलब इनहेल करना, तो ये एक्सपिरेशन हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एक्सपिरेशन. EXPIRATION. ठीक है. एक्सपिरेशन सेम है पूरा. वो इन की जगह एक्स आ जाएगा. इन मतलब अंदर आना, एक्स मतलब एक्सिट आउट. ठीक है. डन. अब जैसे हमने वहां पे पढ़ा था ना डेंटल कैरीज, याद है आप लोग को? वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं था, बट हमने ये पढ़ा था कि अगर आप प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रखोगे टीथ का, तो आपके टीथ खराब हो जाएंगे. और ये न्यूट्रिशन के कारण ही तो हो रहा है ना. आप न्यूट्रिशन के एक प्रोसेस में खाना खा रहे हो, उसी में चबा रहे हो. अगर प्रॉपर तरीके से चबाएंगे नहीं और प्रॉपर तरीके से टीथ को क्लीन नहीं रखेंगे, तो दैट विल कॉज डेंटल कैरीज. अब ऐसा ही यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्मोकिंग, है ना. कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. हालांकि वो स्मोकिंग आपके रेस्पिरेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है, बट उससे आपका रेस्पिरेशन सिस्टम खराब हो सकता है, राइट. इसलिए ये भी अपन इसी में पढ़ लेंगे कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. तो इसको लिखाने की जरूरत है क्या? ये हो जाएगा. ठीक है. इसको फिर नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, इसको यहीं छोड़ देता हूँ. ठीक. एक हैंड डालना. नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स. ये तो अपन अपना रेस्पिरेशन देख लिया ना. प्लांट्स का रेस्पिरेशन बचा है ना. जैसे न्यूट्रिशन हमने दोनों का पढ़ा था, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वैसे रेस्पिरेशन भी हम पहले एनिमल्स का पढ़ लिए हैं, अब प्लांट्स का पढ़ लेते हैं. तो उसमें क्या होता है आपका? टोमेटा से वही जो एयर इन एयर आउट करेंगे थ्रू डिफ्यूजन. ठीक है. इसमें लिख लो. लाइक एनिमल्स plants also need energy. Like animals, plants also need energy. Full stop. Plants also use oxygen for respiration. And release carbon dioxide. ठीक है. नेक्स्ट लाइन में in plants diffusion alone can supply
in plants, diffusion alone can supply all the cells of plants. In plants, diffusion alone can supply all the cells of plants with as much oxygen as they need. As they need. As they need. ये क्लाइंट समझ में आ रही है? अगर वहां पे प्रॉपर उनका कोई ऐसा कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है ना जैसे हमारा है, और ऐसा भी नहीं कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो जो जैसे हमारे में ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन लेके हर सेल तक जा रहा है ना, फिर अलग बात है कि सेल के पास जाके डिफ्यूजन हो रहा है ऑक्सीजन का, बट आप डायरेक्टली डिफ्यूजन नहीं कर सकते। इसलिए अपने में एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इन ह्यूमन बीइंग्स डिफ्यूजन अलोन कैन नॉट सेटिस्फाई आवर ऑक्सीजन नीड्स। ठीक है, क्योंकि हर सेल ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है ना, कनेक्टेड नहीं है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, बट प्लांट की बॉडी में आपके सारे सेल्स जो है ना वो ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंक्ड है थ्रू स्टेम, थ्रू रूट्स, थ्रू लीव्स। एक्चुअली हमारे में क्या होता है, एक यूनिट है पूरा जो रेस्पायर करता है, वहां आके ब्लड ऑक्सीजन कलेक्ट करके सबको सप्लाई कर देता है, ये है बेसिकली हमारे में। बट वहां पे क्या है, इंडिविजुअली एवरी पार्ट्स ऑफ द प्लांट ब्रीथ। रूट्स अपना अलग ब्रीदिंग करता है, स्टोमेटा के थ्रू लीव्स अलग ब्रीदिंग करता है, स्टेम अलग ब्रीदिंग करता है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तो वहां पे डिफ्यूजन इज अलोन सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन जो प्लांट को चाहिए। ठीक है, अगले पैराग्राफ में तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। डिफ्यूजन मतलब कैसे स्टेम, रूट्स एंड लीव्स में डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, नीचे लिखना, डिफ्यूजन अकर इन रूट, stems and leaves of plants. Diffusion occur in the roots, stems and leaves of plants. लीफ के बारे में तो आप लोगों को पता है, स्टोमेटा से एयर इन एयर आउट होती है, बट रूट में क्या है ऐसा? हाँ, रूट के हेयर्स होते हैं, है ना, जो आपके वाटर से कोई ऑक्सीजन, देखो हम बोलते हैं ना कि आपके सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। सॉइल शुड बी पोरस इन नेचर, ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन जा सके। तभी तो अपन प्लॉइंग वॉइंग करते हैं ना, ताकि आपकी सॉइल लूज हो सके। लूज होगी तब तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा ना, वरना अगर आपकी सॉइल कड़क होगी, बंजर जमीनों में क्या होता है, पूरी सॉइल कड़क हो जाती है। अब सॉइल के अंदर ऑक्सीजन कैसे पेनिट्रेट करेगा, और अगर नहीं कर पाएगा तो अंदर रूट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाएगी। समझ रहे हैं? इसलिए आपकी जो टॉप सॉइल होती है ना वो थोड़ी लूज होती है, ताकि एयर अंदर जा सके, पानी भी अंदर परकोलेट होके नीचे तक जा सके। ठीक है, ओके, तो नीचे लिखना, एयर अकर्स इन सॉइल इंटरस्पेसेस। पहले अपन रूट के बारे में लिख रहे हैं ना, अलग अलग हेडिंग मत डालो, दो तीन लाइन तीनों के बारे में लिख लेते हैं। एयर अकर्स इन सॉइल इंटरस्पेसेस। सॉइल के बीच में स्पेस होगी ना, एक सॉइल का मॉलिक्यूल दूसरे सॉइल के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होगी, उस स्पेस में एयर होगी। ठीक है, तो एयर अकर्स इन सॉइल इंटरस्पेसेस, फुल स्टॉप। रूट हेयर्स ऑफ द रूट्स, रूट हेयर्स आप लोग बनाते हो कभी डायग्राम का, ऐसा कुछ बनाते हैं ना, छोटे छोटे ऐसे हेयर्स, ये रूट निकला है, इसके छोटे छोटे यहाँ पे हेयर्स हैं। ठीक है, तो रूट हेयर्स ऑफ द रूट्स, root hairs of the roots are in direct contact with them. ठीक है, रूट हेयर्स उन सॉइल इंटरस्पेसेस से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, आपको पूरा यहाँ पे सॉइल होंगी। ठीक है, are in direct contact with them, full stop. Oxygen of the soil, oxygen of the soil, oxygen of the soil diffuses through root hair. Oxygen of the soil diffuses through root hair
and reaches all internal cells and reaches all internal cells of roots for respiration. ठीक है, क्लियर है? इसी का उल्टा प्रोसेस होगा तो CO2 बाहर हो जाएगा। डिफ्यूजन में तो दोनों चीजें हो सकती है ना, जहां कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का ज्यादा है वहां से ऑक्सीजन बाहर जाएगा, जहां कंसंट्रेशन कम है तो एयर बाहर ज्यादा है, सॉइल में ऑक्सीजन ज्यादा है, यहां से डिफ्यूज होकर एयर आपके रूट हेयर के अंदर चला जाएगा और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। क्लियर है? तो इस तरह से रूट आपका रेस्पायर करता है। क्लियर है? देखो ऐसे ही ना वाटर भी अंदर जाता है, बस प्रोसेस का नाम वहां पे अपन ऑस्मोसिस बोल देते हैं, बट वहां भी रूट हेयर ही इन्वॉल्व होती है। रूट हेयर्स ही ऑस्मोसिस से पानी को अंदर लेती हैं, रूट हेयर्स ही डिफ्यूजन से ऑक्सीजन को अंदर लेती है। क्लियर है दोनों प्रोसेस? ठीक है, अगला पैराग्राफ स्टेम के लिए लिखेंगे, लिखो नीचे। द स्टेम ऑफ herbaceous plants, the stems of herbaceous plants, herbs सुने ना, herbs shrubs पढ़ते हो आप लोग? तो the stems of herbaceous plants have stomata, have stomata. The stems of herbaceous plants have stomata through which oxygen diffuses into the stem. Oxygen diffuses into the stem and reaches all the cells for respiration. And reaches all the cells for respiration. ठीक है, और उसी स्टोमेटा से CO2 भी बाहर। ठीक है, लीव्स के तो नीचे वाले सरफेस में होता है, बाकी अपन बता देंगे कि जो ग्रीन आपकी स्टेम्स होंगी ना उनके पास भी स्टोमेटा होता है। ठीक है, व्हाट अबाउट वुडी स्टेम? इनके बारे में कुछ बात किया था मैं बीच में जब अपन ट्रांसपिरेशन पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत बताया था ना। लेंटिकल्स याद है? पहली बार सुन रहे मेरे मुंह से लेंटिकल्स वर्ड। लेंटिकल्स, क्यूटिकल एंड स्टोमेटा, ये तीन तरीके से ट्रांसपिरेशन होता है। स्टोमेटा लीव्स में, लेंटिकल्स वुडी स्टेम में, जिसकी स्टेम वुडी होती है। वुडी स्टेम समझ रहे हैं, लकड़ी की स्टेम होगी। ठीक है, तो एक और लाइन लिखना है इसमें, इन वुडी स्टेम्स, इन वुडी स्टेम्स lenticles are there, LENTI, lenticles, CELS. In woody stems, lenticles are there for gaseous exchange. In woody stems, lenticles are there for gaseous exchange. ठीक है, ये हो गया स्टेम के बारे में। लीव्स आपको पता है, तब भी एक लाइन लिख लो। नेक्स्ट लाइन में, लीव्स ऑफ अ प्लांट हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फॉर गैसियस एक्सचेंज। खत्म। लीव्स ऑफ अ प्लांट हैव tiny pores called stomata for gaseous exchange. ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिखना। नोट, प्लांट्स दिन में कौन सी एयर लेते हैं, कौन सी छोड़ते हैं, रात में कौन सी एयर लेते हैं, कौन सी छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं अपन नोट में, ड्यूरिंग डे टाइम when photosynthesis occurs, during daytime when photosynthesis occurs, oxygen is given out and carbon dioxide is taken in by the plants.
During daytime, when photosynthesis occurs, oxygen is given out and carbon dioxide is taken in by the plants. ठीक है, मतलब उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती कि उनको दिन भर ऑक्सीजन चाहिए रहता है. ठीक है, नाइट में उल्टा होता है. ठीक है, नेक्स्ट टाइम में ड्यूरिंग नाइट टाइम when no photosynthesis occurs, during night time when no photosynthesis occurs, dark phase का मतलब ये है कि that phase is independent of light. ठीक है, ऐसा याद रखना. ठीक है, तो लिखे ना लाइट फेज और डार्क फेज फोटोसिंथेसिस का. तो डार्क फेज का मतलब ये मत सोचना कि वो रात में होगा बट उसको लाइट की जरूरत नहीं, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट. ठीक है, मतलब अगर सन की रोशनी कम है, मान लो दिन का टाइम है और सन की रोशनी कम है, बदली है, तभी वो प्रोसेस हो जाएगा, बिकॉज इट इज लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस. लाइट इंडिपेंडेंट है इसका ये मतलब नहीं कि वो रात में होगा. ठीक है, तो क्या लिखे हैं, ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हेन नो फोटोसिंथेसिस अकर्स, ऑक्सीजन इज टेकन इन. ऑक्सीजन अंदर होगा ना, ये फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा तो ऑक्सीजन बन रहा होगा. अपन पढ़े ना, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट. ग्लूकोज तो बनेगा, वो स्टार्च के फॉर्म में लीव्स में स्टोर हो जाएगा, बट ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट की तरह बन के हमारे लिए प्लांट्स छोड़ देते हैं. ठीक है, ये ऐसा दिन में होगा, बट नाइट के टाइम में क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो अब ऑक्सीजन बनेगा नहीं, अब ऑक्सीजन आपके प्लांट्स लेंगे. ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए. उसका रीजन मतलब साइंटिफिक है ना, मतलब वो भूत वाला रीजन नहीं है कि भूत प्रेत होंगे. उसका रीजन क्या है कि उस समय प्लांट भी ऑक्सीजन ले रहे होंगे, आपको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो आप और प्लांट के बीच में कंपटीशन हो जाएगा. अल्टीमेटली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी उस एरिया में, शॉर्टेज हो सकता है आपको थोड़ा अनइजीनेस लगे. ठीक है, ओके, तो क्या लिखे हैं, व्हेन नो फोटोसिंथेसिस अकर्स, ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट. कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे रात को तो आपको सफोकेशन भी हो सकती है. समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक. तो जैसे हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे थे न्यूट्रिशन, आप लोगों को याद है कुछ एक्सपेरिमेंट्स अपन पढ़ रहे थे, डिस्टार्चेशन कर रहे थे ना अपन, याद है? स्टार्च रिमूवल का मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे अपन स्टार्च रिमूव कर सकते हैं. किसी भी प्लांट के एक लीफ को कवर कर दो ब्लैक पेपर से, या उस प्लांट को एक डार्क रूम में रख दो 3-4 दिनों के लिए, अपने आप उस प्लांट की हर एक लीफ में से स्टार्च खत्म हो जाएगा. फिर आप उसको आयोडीन डाल के टेस्ट कर सकते हो. पढ़े थे ना आयोडीन टेस्ट है ना स्टार्च का, अगर उस लीफ में स्टार्च होगा तो इट विल टर्न ब्लू ब्लैक कलर, है ना, इसका मतलब है लीफ के अंदर स्टार्च है. और अगर नहीं टर्न हुआ ब्लू ब्लैक मतलब स्टार्च नहीं है. ये टेस्ट था. और भी अपन ने बहुत सारे टेस्ट किए थे कि टू प्रूव सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, याद है? टू प्रूव कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, अंदर KOH रखे थे. सब आपकी बुक में एक्सपेरिमेंट दिया था, मैंने दिखाया भी था ना कि अंदर एक प्लेट के अंदर अपने KOH रख दिया, जितना भी KOH है ना वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर उसने एब्जॉर्ब कर लिया CO2 को तो प्लांट को CO2 नहीं मिलेगा फोटोसिंथेसिस के लिए. तो ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट ना यहाँ पे भी. मैं बोल दिया कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा था, आप मान लोगे क्या? क्योंकि जो अंदर जा रही है गैस वो भी कलरलेस है, वो भी ओडरलेस है, मतलब उसकी भी कोई स्मेल नहीं है. ऑक्सीजन की कोई स्मेल होती है क्या? ऑक्सीजन का कोई टेस्ट होता है क्या? ऑक्सीजन का कोई कलर भी नहीं होता. सेम इज द केस विद कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का कोई कलर नहीं होता. कोई कलर होता तो यहाँ से कलर निकलता, दिखता आपको ना कि हाँ यहाँ से ब्लू कलर निकल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, बट कलर नहीं है, टेस्ट भी नहीं है. समझ रहे? ना टेस्ट है, ना कलर है, ना स्मेल है. सेम ऑक्सीजन का भी और CO2 का भी. तो आप मान लोगे कि मैं CO2 एक्सहेल कर रहा हूँ, ऐसा भी तो सकता है कि CO2 इनहेल कर रहे हैं और O2 एक्सहेल कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है. बट अपन उसके लिए टेस्ट कर सकते हैं कि जो मैं एयर रेस्पायर कर रहा हूँ उसको मैं लाइम वाटर से पास करा दूं. क्या करेगा लाइम वाटर? पढ़े हैं अपन. लाइम वाटर क्या हो जाएगा? इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. ठीक है, मतलब अगर जो मैंने गैस एक्सहेल करी
उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो लाइम वाटर मिल्की हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ मतलब जो मैं गैस रिलीज कर रहा हूँ वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। क्लियर है? तो ये एक एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में शायद दिया होगा, देखो एक बार। पेज नंबर 101, पेज नंबर 101 एक्टिविटी 6.4 देखना, पेज 101 एक्टिविटी, देखा एक्टिविटी 6.4, उसमें देखो वो ट्यूब में हवा फूक रहा है ना, और नीचे क्या है टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, वो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बाकी एक बार पेज नंबर 105 में भी आ जाओ। थैंक यू लगे। ठीक है, देखो इसमें कुछ फैक्ट लिखा हुआ है, पढ़ना उसको। इफ द एल्वियोलर सरफेस वेयर स्प्रेड आउट, तब आपका एल्वियोलर के एक्सैक्ट बोरी है ना, जैसे हमारी बोरी पूरी सीधी भी रहती है ना, आप उसको ओपन कर दोगे तो बड़ी दिखेगी वो, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, बोरी कैसे रहती है, जैसे मान लो यही बोरी है, इसका ये पार्ट सिला हुआ है, ये भी पार्ट सिला हुआ है, नीचे वाला पार्ट भी सिला हुआ है, तो आप इसके अंदर कुछ भर सकते हो, राइट? पर अगर मैं इस बोरी की सिलाई को खोल दूं तो ऐसे स्प्रेड हो जाएगी बोरी। बस उसी तरीके से अगर आप एक एल्वियोलाई को ओपन अप करते हो, देखना, इफ द एल्वियोलर सरफेस वेयर स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। 80 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 80 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर लेंथ वाला स्क्वायर, लगभग इतना होता है 1 मीटर, समझ रहे? लगभग दिस इज 1 मीटर। तो 1 मीटर का स्क्वायर बना सकते हो, 1 मीटर का स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा ज्योमेट्री है जिसमें चारों साइड इक्वल होते हैं, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, राइट? तो ये तो एक 1 मीटर स्क्वायर हुआ, 80 मीटर स्क्वायर बनाओ तो ऐसे 80 स्क्वायर और बनाओ, तो जो एरिया पूरा दिख रहा है ना, कितना बड़ा आपका पूरा एल्वियोलर स्पेस होगा। आप सारे एल्वियोलाई को अगर ओपन करते हो तो ये उनका सरफेस एरिया है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज, अगर सब ओपन कर दे अपन, तो इंटेस्टाइन को भी देखे थे ना, अगर इंटेस्टाइन को खोले तो 6-7 मीटर लंबी जाती है, तो फोल्ड होके पड़ी इसके इतनी छोटी सी जगह में आ गई, वरना वो अगर उसकी पूरी लेंथ देखा जाए तो कितनी 6 to 7 मीटर्स की अप्रॉक्स रहती है, राइट? और एक और देखो सेकंड फैक्ट क्या लिखा है कि डिफ्यूजन से ही, अगर मेरा बॉडी डिफ्यूजन के ऊपर ही निर्भर रहता कि डिफ्यूजन से ऑक्सीजन सब सेल्स में चले जाएंगे तो कितना साल लगता, देखो पढ़ो उसको। इफ डिफ्यूजन वेयर टू मूव ऑक्सीजन इन अवर बॉडी, अभी कौन मूव कर रहा है ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में, हाँ कौन मूव कर रहा है, नॉस्ट्रिल। बॉडी के अंदर कौन मूव कर रहा है, नॉस्ट्रिल तो बस अंदर ले रहा है, ब्लड, ब्लड दौड़ दौड़ के सब सेल को ऑक्सीजन पहुंचा रहा है ना टाइम पे, समझ रहे ना? उसमें भी अपन जब विगरस एक्सरसाइज कर लेते हैं तो वो भी ब्लड नहीं कर पाता है, तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, याद है? एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, कि जब आप एक्सरसाइज करोगे, दौड़ भाग कर लोगे, तो आपके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सेल में बढ़ जाती है, मसल सेल्स में, है ना? भागोगे तो जनरली पैर ज्यादा तेज कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे ना, पैर की मसल्स, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आप भागोगे तो सबसे ज्यादा पैर के मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे, यानी उन्हीं को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होने वाली है, पैर के मसल्स को। और अगर आपका ब्लड उन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाया तो अल्टीमेटली पैर में क्रैम्प आ जाएंगे। देखते हो ना क्रिकेटर्स दौड़ते भागते हैं तो कई बार उनके पैर में क्रैम्प आ जाता है, फिर वो आता है उनका फिजियो, वो आके थोड़ा एक्सरसाइज करवाता है ना, कुछ स्प्रे मारता है, तो उनका ठीक हो जाता है पैर, क्रैम्प जो है वो हट जाता है, वो लैक्टिक एसिड जो एक्यूमुलेट हो गया था वो रिमूव हो जाता है वहां से। ठीक है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर हमारे बॉडी ने डिफ्यूजन के ऊपर भरोसा किया होता कि चलो डिफ्यूजन से हर सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, तो पहुंच तो जरूर जाएगा, पर कितने साल लगेंगे, 3 साल। कहां से कहां तक, लंग से टो तक, लंग से
अभी ब्लड टो तक लेके जा रहा है तुरंत, सुपर फास्ट, ठीक है। बट अगर डिफ्यूजन के थ्रू जाता तो वो बहुत स्लो जाता, 3 साल लग जाते नीचे की उंगली वाले सेल तक ऑक्सीजन पहुंचने में, समझ गए? हाँ, तब तक तो जिंदा ही है, पता नहीं कैसे 3 साल निकाल दिए, ठीक है। तो aren't you glad that we have hemoglobin? आप लोग का खुश होना चाहिए, आप लोग खुशकिस्मत है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही तो है जो ऑक्सीजन कैरी करके लेके जा रहा है, ब्लड लेके जा रहा है लोग, बट ब्लड के अंदर ही है ना हीमोग्लोबिन, दैट रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन, उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स होता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मॉलिक्यूल का नाम क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर ये हीमोग्लोबिन जाएगा सेल के पास, ऑक्सीजन दे देगा, वापस हीमोग्लोबिन बन जाएगा, बट सेल बोलेगा रुको मैं कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा हूँ, आपको फिर रिएक्ट करना पड़ेगा। वो फिर रिएक्ट करता है और बन जाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, सॉरी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। फिर ये वापस जाएगा लंग्स के पास, लंग्स को दे देगा, रखो भाई कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जाने का, फिर वो बोला रुको ऑक्सीजन लेके जाना, बेचारे काम खत्म ही नहीं होता। तो एक तरफ मतलब ब्लड के पास हमेशा दो में से कोई एक चीज तो रहेगी, या तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन रहेगा तो उसे अपन कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन है। और अगर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो एक आंसर मेरे को एक्सपेक्टेड था कि कोई बोलेगा कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर है? इफ द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अगर इफ द ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। हाँ, डीऑक्सीजन, ये तो पढ़े हो आप लोग 8th में, एक बार, पहली बार थोड़ा सुन रहे हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजन। अभी हार्ट के 4 चेंबर का नाम पूछूंगा तो एटलीस्ट 4 चेंबर का नाम भी बताना आना चाहिए। या वो वेसल है ऑरिकल वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चेंबर्स होते हैं हमारे हार्ट में। पढ़े हो ना 8th में? नहीं पढ़े हो? डबल सर्कुलेशन 7 नहीं 8th में पढ़े, 7 में पढ़े, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? 8 9 तो पढ़े ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया अपना रेस्पिरेशन। अगला तो जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया वो आप लोगों के ऊपर रीड कर लेना एक्टिविटी, मैंने बता दिया कि क्या एक्सपेरिमेंट है, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। बट वो एक्सपेरिमेंट भी याद रखना, कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव दैट द एक्सेल्ड एयर कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एक्सपेरिमेंट करके अपन प्रूव कर सकते हैं कि टेक अ टेस्ट ट्यूब विथ लाइम वाटर इन इट, है ना, आप अपना जो भी एयर है उसको एक्सेल करो इन दैट टेस्ट ट्यूब, इफ द टेस्ट ट्यूब sorry, the lime water turns milky, this proves that the exhaled air consists of carbon dioxide, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड लाइफ प्रोसेस में आ जाओ, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज अनदर लाइफ प्रोसेस, दैट इज द थर्ड लाइफ प्रोसेस। पहले हमने न्यूट्रिशन कर लिया है, न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन हो गया है, दोनों की चीजों को ले जाने वाला सिस्टम है ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वरना न्यूट्रिशन का भी कोई मतलब नहीं है और रेस्पिरेशन का भी कोई मतलब नहीं है। पूरा खाना आके इंटेस्टाइन में पड़ा रह जाएगा और पूरा ऑक्सीजन लंग्स में पड़ा रह जाएगा अगर ये सिस्टम नहीं होगा तो, समझ रहे हैं? हम जो 2 लाइफ प्रोसेस पढ़े हैं ना, वो पूरा ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही करता है। पूरा मतलब खाना खाने का मेन उद्देश्य क्या है कि सेल्स तक वो खाना पहुंच सके, ताकि वो खाना ब्रेक डाउन होकर एनर्जी बना सके, और ऑक्सीजन लेने का भी मेन उद्देश्य यही है कि ये ऑक्सीजन जाके खाने को ब्रेक डाउन कर सके, समझ रहे हैं ना? तो हमारा रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, उसमें ग्लूकोज कहां से आया? डाइजेशन के बाद। ऑक्सीजन कहां से आया? रेस्पिरेशन के बाद, क्लियर है? बट ये यहां तक पहुंचा कैसे? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला रहेगा कि ये ट्रांसपोर्टेशन किस चीज में होने वाला है, तो वहां पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, ठीक है। ये ब्लड कहां फ्लो होने वाला है? वेसल्स में। वेसल्स में तो फ्लो होता है ना ब्लड, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज, ये 3 टाइप के वेसल्स है हमारी बॉडी में, इनमें ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। और इनको फ्लो कौन करवाएगा?
तो हार्ट। तो अपन तीन चीजें पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। फर्स्ट रहेगा आपका ब्लड, ठीक है, सेकेंड हो जाएगा आपका वेसल, एंड थर्ड हो जाएगा आपका हार्ट, जो इस पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन लेके ब्लड डायरेक्टली सेल्स तक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये ब्लड ऑक्सीजन लेके पहले जाएगा हार्ट के पास, और हार्ट उसको भेजेगा सारे सेल्स के पास। बीच में मीडिएटर है हार्ट। समझ में क्या बोल रहा हूँ? इन द सेम वे, जब ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा होगा ना, तो वो डायरेक्टली लंग्स के पास नहीं जाएगा, हार्ट से होते हुए लंग्स के पास जाएगा। तो बीच में हार्ट रहेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, कंटिन्यू कर लो हेडिंग को, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। पहले एनिमल्स का पढ़ लेते हैं, फिर प्लांट्स का करते हैं, ठीक है। प्लांट्स का तो पता है, जाइलम फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, इन लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म को जरूरत नहीं है क्योंकि उनका एक ही सेल है ना, किसको ट्रांसपोर्ट करेंगे? समझ रहे? हमारे पास तो इतने सारे सेल्स है, हर सेल्स तक पहुंचाना है ना चीजों को, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। क्लियर है? जैसे श्रुति बगल में आ जाती है ना, साइकिल तो लेके आती है, साइकिल में क्या नहीं चाहिए इसको ट्रांसपोर्टेशन की वजह, बगल में घर है, ऐसे आ जाती है ना। बट आप लोग साइकिल से आते हो, कुछ लोग गाड़ी से आते हैं, कुछ लोग को छोड़ने आते हैं, क्योंकि दूर है ना भाई, तो इसलिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। बस वैसे ही यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, छोटे लोअर ऑर्गेनिज्म को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि उनका एक ही सेल है ना, तो कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे? ठीक है, तो लिख लो, इन लोअर ऑर्गेनिजम्स every cell of body is in direct contact. Every cell of body is in direct contact. Is in direct contact with surrounding water or air. So there is no need of circulatory system. Circulatory system भी बोलते हैं इसको, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या लिखे? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ वाटर एंड एयर ना, हाँ, वाटर एंड एयर भी लिख सकते हैं। सो देयर इज नो नीड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। So there is no need of circulatory system. But in higher organisms, there is no direct supply. There is no direct supply of the useful material. There is no direct supply of the useful material to the body cells. There is no direct supply of useful material to body cells. अच्छा, ब्लड सिर्फ यूजफुल प्रोडक्ट थोड़ा लेके जा रहा है, हार्मफुल या वेस्ट लेके भी तो बाहर जा रहा है ना। जैसे एक तो अपन को कार्बन डाइऑक्साइड पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ब्लड लेके जा रहा है लंग्स के पास ताकि वो एक्सेल हो जाए, बट इसके अलावा यूरिन फॉर्मेशन भी ब्लड के कारण ही हो रहा है। आपके जितने भी सेल में अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट जनरेट हो रहे होंगे ना, तो ब्लड उसको कैरी करके किडनी के पास जाएगा। किडनी के पास ब्लड का क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा और यूरिन बनेगा। तो वेस्ट मटेरियल को भी तो ले जाना है ना, सिर्फ यूजफुल मटेरियल को पहुंचाना थोड़ी ना है, वहां से वेस्ट मटेरियल को लेके भी आना। समझ रहे हैं? तो क्या हो गया? देयर इज नो डायरेक्ट सप्लाई ऑफ द यूजफुल मटेरियल टू द बॉडी सेल्स and harmful material from the body cells.
So there is a need of, so from the body cell, यूजफुल देना है इसके टू द बॉडी सेल लिखा हूं मैं, और हार्मफुल लेना है इसके फ्रॉम द बॉडी सेल लिखा, ठीक है। सो देयर इज अ नीड ऑफ, so there is a need of internal transport system, so there is a need of internal transport system called circulatory system, called circulatory system, called circulatory system. बना के लाया क्या? नहीं, अभी तो लेट आते हो ना आप लोग, इन लोग से पूछ लिया था, जो शुरू में आए थे ना उन लोग से पूछ लिया था, ठीक है। देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। हेड डालना मेन, सर्कुलेटरी, वेस्कुलर, ट्रांसपोर्टेशन, तीनों उसके नाम है ना। तो हेडिंग डालना, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ मेन, कंपोनेंट्स ऑफ blood vascular system of men. Blood circular, sorry, vascular, circular भी लिख सकते हैं, system of men. हाइफन डाल के लिखो इसमें। It consists of three components. It consists of three components. It consists of three components. एबीसी करके लिख लो, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड थर्ड हार्ट। एबीसी करके तीनों को लिख लो, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड सी इज हार्ट। और पहला हेडिंग डाल के छोड़ देना ब्लड के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बारे में भी आप लोग 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े हो, टिश्यू कि ब्लड में दो पार्ट होता है, प्लाज्मा होता है और सेल्स होते हैं। सेल्स तीन टाइप के होते हैं, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स। सबका क्या फंक्शन है ना, ये सब पढ़े हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। कल टेस्ट रहेगा ना मैथ्स क्लास के बाद, मतलब इसी टाइम पे।